स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है डायनेमिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स के मुद्रा बचत अर्थशास्त्र के दूसरा पार्ट्स में, अगला वीडियो में हम लोग कुछ जाने थे, तो दूसरा वीडियो में हम लोग जानेंगे मुद्रा का विकास, यानी मुद्रा का विकास कैसे होगा। सबसे पहले हमारे यहाँ मुद्रा नहीं थी, ये मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो शुरुआती दौर में हमारे यहाँ जो थी वह मुद्रा की वस्तु विनिमय प्रणाली। शुरुआती दौर में जो हमारे यहाँ मुद्रा की वस्तु विनिमय प्रणाली। अब बात आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी शुरुआती दौर में हमारे यहाँ मुद्रा थी वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ एक वस्तु को बदलकर दूसरा वस्तु को लेना, यानी वस्तुओं की अदला बदली, वस्तुओं की हेरा फेरी या वस्तुओं की अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास चावल है, हमें कपड़ा की जरूरत है, तो हम चावल ले जाएंगे, कपड़ा के पास देंगे और कपड़ा ले लेंगे, यानी एक वस्तु को बदलकर दूसरा वस्तु खरीदना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली शुरुआती दौर में हमारे यहाँ थी। आप जानते हैं जब मनुष्य को आवश्यकता होता है तो उसका उपाय भी मनुष्य करता है। तो ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत हुई, कुछ दिक्कत आए जिसके वजह से वस्तु मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब बात आता है वस्तु मुद्रा है क्या। तो वस्तु मुद्रा है किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लेना, किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करना वस्तु मुद्रा कहलाता है। जैसे जब हमारे यहाँ शिकारी युग था तो शिकारी युग में जानवर के खाल, यानी जानवर के खाल को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता था। जैसे आज जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना अमीर आदमी है, जितना जिसके पास ज्यादा रुपया है वह अमीर आदमी है। तो शिकारी युग में जिसके पास जितना ज्यादा जानवर का खाल था वह उतना ही अमीर आदमी था। यानी जानवर के खाल से आप वस्तु खरीद सकते थे, अदला बदली कर सकते थे। यानी जो जानवर का खाल था वह जानवर का खाल मुद्रा का काम कर रहा था, इसलिए वह आया वस्तु मुद्रा। उसके बाद वस्तु मुद्रा के बाद हम लोग आए धात्विक मुद्रा में। तो धात्विक मुद्रा हो किसी धातु को रुपया के रूप में, मुद्रा के रूप में स्वीकार करना। धातु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करना धात्विक मुद्रा कहलाता है। उसके बाद हम लोग आए सिक्का। तो सिक्का हुआ 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया सिक्का, जो देश या राज्य के सरकार के मुहर द्वारा प्रचलित की जाती थी, उसे हम सिक्का कहें। सिक्का में भी दिक्कत हुई, सिक्का में भी कठिनाई हुआ। तो सिक्का में कठिनाई के कारण हमारे यहाँ कागजी मुद्रा, पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो पत्र मुद्रा आया। पत्र मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा में भी कठिनाई होने लगी, करोड़ों रुपया का लेन देन में दिक्कत होने लगी। तो फिर हमारे यहाँ शाख पत्र है, शाख पत्र में भी दिक्कत होने लगा। तो फिर हमारे यहाँ प्लास्टिक मुद्रा है। आज एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। आज प्लास्टिक मुद्रा से भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग आ गए हैं नेट बैंकिंग की दुनिया में आते हैं। और इस तरह मुद्रा का आविष्कार हुआ, विकास हुआ मुद्रा का। अब हम लोग जानेंगे मुद्रा का कार्य। ऐसे मुद्रा के द्वारा अनेक कार्य संपादित होते हैं। मुद्रा द्वारा अनेक कार्य संपादित होते हैं। मुद्रा का अनगिनत कार्य है, लेकिन फिर भी मुद्रा का 4 कार्य महान है। मुद्रा का 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा का 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अब इसको हम एकदम शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं
मामा शंभु, मामा शंभु, मामा शंभु। मास हो गया माध्यम, मास हो गया मापन, संस हो गया संचय और भूस हो गया भुगतान। यानी मुद्रा के चार कार्य ही नहीं, मुद्रा के अनगिनत कार्य है। मुद्रा द्वारा बहुत से कार्य संपादित होते हैं, लेकिन मुद्रा के चार कार्य महान है। यह जो चार कार्य है यह मुख्य है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से कार्य हैं। पहला माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। माध्यम, मुद्रा माध्यम का काम करता है। मुद्रा माध्यम का काम करता है किसी वस्तु के क्रय और विक्रय। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु को अगर हम खरीदने जाते हैं तो हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी वस्तु का बिक्री करने जाते हैं, किसी वस्तु को अगर हम बेचने जाते हैं तो हमें मुद्रा प्राप्त होती है। यानी चाहे तो क्रय या विक्रय दोनों में मीडिएटर माध्यम का काम करता है मुद्रा। इसलिए मुद्रा का पहला जो काम हुआ, पहला हुआ मुद्रा माध्यम का काम करता है। दूसरा मापन, मुद्रा एक मापन का काम करता है। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का मूल्यांकन करना है, तो किसी वस्तु का मूल्यांकन मुद्रा के द्वारा उसका मापन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करना आसान नहीं था, उसका दाम लगाना आसान नहीं था। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, मापन का कार्य आसान हो गया। संचय, संचय का मतलब बचत होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली जब हमारे यहाँ थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे यहाँ संचय की प्रक्रिया आसान नहीं था। यानी हमारे यहाँ बचत की प्रक्रिया आसान नहीं थी, हम बचा नहीं सकते थे। जैसे मान लिया जाए वस्तु विनिमय प्रणाली है, उस समय तो मुद्रा थी नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली है, अगर मेरा शरीर काम कर रहा है तो मान लिया जाए हम 5 कट्ठा 20 कट्ठा में आलू उपजाते हैं, तो उस आलू की खेती अगर हम करते हैं तो आलू की खेती को कितना साल तक हम संचय कर सकते हैं, कितना साल तक हम बचा सकते हैं? 1 साल, 6 महीना, इससे ज्यादा तो आलू नहीं चलेगा। उसके बाद टमाटर की खेती करते हैं, वही हाल। यानी जब वस्तु विनिमय प्रणाली में चावल है तो चावल को 2 साल में, 3 साल में, 4 साल हम संचय कर सकते हैं, उससे ज्यादा दिन तो बचा कर नहीं रख सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय यानी बचत की जो प्रक्रिया थी वह बचत की प्रक्रिया आसान नहीं थी। और जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, मुद्रा से बचत की प्रक्रिया आसान हो गई है। तो यह कार्य हुआ किसका? मुद्रा का। अब भुगतान यानी पे, भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली में भुगतान की प्रक्रिया आसान नहीं था। मान लिया जाए कि कोई वस्तु आज हम ली, उसका बाद में भुगतान करना। मान लिया जाए किसी वस्तु विनिमय प्रणाली था तो पैसा तो उधार नहीं लिया जा सकता था। जब भी उधार लिया जा सकता था वस्तु उधार लिया जा सकता था। तो कोई वस्तु अगर हम उधार ली और उसका हमें बाद में देना है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद देना है, तो उस वस्तु को हम कितना दें, कैसे दें, किस आधार पर दें, यह प्रक्रिया में काफी कठिनाई होती थी। तो फिर हमारे यहाँ मुद्रा का आविष्कार हुआ और मुद्रा के आविष्कार से जो भुगतान की जो प्रक्रिया थी, यह भुगतान की प्रक्रिया आसान हो गई है। 10 रुपया के आधार पर, 4 रुपया के आधार पर, ब्याज दर के आधार पर उसको हम आसानी तरह से भुगतान कर सकते हैं। यह था मुद्रा के 4 कार्य। ऐसे मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं। रेडी। अब हम लोग जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जब हमारे यहाँ थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या प्रॉब्लम होता था, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सबसे पहला कठिनाई सह विभाजन का अभाव। सह विभाजन का अभाव, जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक बकरी है, मेरे पास एक बकरी है, बकरी का कीमत 500 रुपया है। हमें एक चप्पल और एक शर्ट चाहिए। चप्पल का कीमत 100 रुपया, शर्ट का कीमत 3 या 400। बकरी को हम बेचकर शर्ट और चप्पल दोनों खरीद सकते हैं। इतना मूल्य का हमारे पास बकरी है। अगर हम बकरी को बाजार ले गए तो बकरी चाहे तो शर्ट वाला के दे दें, चाहे तो चप्पल वाला के दे दें, एक ही हो के देना होगा, उसको काट नहीं सकते हैं। अगर उसको हम काट दिए तो वस्तु की महत्व खत्म हो जाएगी।
तो जैसे सहविभाजित यानी उसको विभाजित नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी समस्या होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में कि उसको विभाजित नहीं कर सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि वस्तु को हम बकरी को बेच दे सकते थे, नहीं बेच सकते थे क्योंकि पैसा था ही नहीं, पैसा था ही नहीं, वस्तु को बकरी को हम बेच नहीं सकते थे। तो पहली समस्या हुआ सहविभाजन का अभाव। दूसरा हुआ दोहरे संयोग का अभाव। कभी कभी हमें दोहरा संयोग भी करना पड़ता था। कभी कभी किसी वस्तु से मेल खा भी जाती थी और कभी कभी किसी वस्तु से मेल नहीं खाने पर हमें दोहरा संयोग करना पड़ता था। जैसे मान लिया जाए एक नदी है, एक नदी है और इस नदी को पार करने के लिए एक नाविक है। नदी को पार करने के लिए नाविक है और नाविक जो नदी को पार करता है, मैं नदी को पार करने के लिए चावल अपने पास रखा था। जब मैं नाविक के पास गया तो नाविक बोला कि नदी को हम तभी पार कर सकते हैं जब आपके पास चना का दाल होगा। आप हमें चना का दाल दीजिएगा तभी हम आपको नदी को पार करेंगे। लेकिन मेरे पास था चावल, तो अब हम क्या, उस वैसी स्थिति में हमें एक जानकारी मिला कि फलाने जगह पर एक व्यक्ति है जो इस वस्तु को बदलता है। तो हम चावल को ले जाकर चावल को बदलकर हमें चना का दाल लेना होगा और उस चना के दाल लाकर यहाँ नाविक के पास हमें देना होगा, तब नाविक जो है नदी को पार करेगा। तो यहाँ पे हमको दोहरा संयोग करना पड़ता था जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली की एक दिक्कत थी, वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कठिनाई थी। दूसरा आया मूल हस्तांतरण की समस्या। अब यह मूल हस्तांतरण की समस्या क्या है? जैसे मान लिया जाए अभी हम कुर्था भी है, कोई ऐसा समय आया कुर्था से हम कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए। तो जो कुर्था से दूसरे जगह पर अगर हम शिफ्ट हो गए तो हमारी जो संपत्ति थी उस संपत्ति को हम बेचना चाहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली में, उस संपत्ति को हम बेचना चाहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में उस संपत्ति को हम कितना चावल लेके दे सकते थे? चावल ही मिलता या उसके बदले चना की दाल मिलता या उसके बदले में कुछ और वस्तु मिलती। यानी उसका हमें जो बेचना जो था वह सरल नहीं था, उसको बेचना सरल नहीं था। काफी समस्या आती थी, कितना चावल लेंगे, कितना दाल लेंगे, इस तरह की समस्या में हम पड़ सकते थे। उसको मूल हस्तांतरण करने की समस्या नहीं था। और साथ ही साथ आपका जो चौथा हुआ मूल्य संचय का, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में हम किसी वस्तु का संचय नहीं कर सकते थे, यानी बचत नहीं कर सकते थे, बचा नहीं सकते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम किसी वस्तु को बचा नहीं सकते थे। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखूं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बचत की प्रक्रिया आसान नहीं थी और यह हुई वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। पहला हुआ सहविभाजन का अभाव, दूसरा हुआ दोहरे संयोग का अभाव, तीसरा हुआ मूल्य हस्तांतरण की समस्या और चौथा हुआ मूल्य मापन की समस्या। रेडी। धन्यवाद। हम फिर इकोनॉमिक्स का अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपसे मुलाकात होगी।